हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे। आपने हमारा लास्ट मॉडर्न फेज का पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ लिया होगा और उसी सीरीज में आज मैं मॉडर्न फेज का सेकंड चैप्टर द एटम लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा कि ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम कम है, लेकिन हाँ शॉर्ट रिव्यू जरूर लूंगा चैप्टर्स के, जिससे कि इसमें फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ही होती है, तो टफनेस नहीं होती। तो मैं थोड़ा स्पीड में वर्क करूंगा जिससे कि पर लेक्चर एक चैप्टर खत्म हो जाए। तो इस चैप्टर का नाम है द एटम और पूरे मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस आते भी हैं, जैसा कि मैंने अपने रिव्यू चैप्टर उसमें वीडियो में बताया है। तो द एटम के अंदर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होगा। उसके साथ साथ एक्सरे इस चैप्टर का एक अच्छा पार्ट है, जिससे एडवांस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सबसे पॉपुलर रहा था। हाँ, उसमें कुछ कमियां आई थी जिसको हाइजेनबर्ग ने सॉरी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जिसको कि आपको किसने चेंज किया था? बोर ने, सॉरी फॉर दैट, बोर ने आप चेंज किया था। ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा था मुझे। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो था उसमें 2 प्रॉब्लम थे। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में 2 कमियां थी। पहला ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एसिलरेशन भी होगा। एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों रिवॉल्व कर रहा है लगातार, उससे एनर्जी रेडिएट होती रहेगी। तो उसका सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट लोअर लोअर एंड लोअर होता जाएगा। फाइनली इट हैज टू जंप इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फाइनली न्यूक्लियस में जंप कर जाना चाहिए, एटम अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि एटम तो स्टेबल होता है। तो ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस चारों जितने भी पॉसिबल ऑर्बिट होते हैं उन सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। यानी कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर पे आएगा तो हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है हायर से लोअर आने की, वो सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हर एक पॉसिबल एनर्जी रेडिएट करेगा, तो हर एक पॉसिबल वेवलेंथ होना चाहिए। तो जब किसी भी एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो उसमें ऑल द लाइंस मिलनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया किसी भी एटम का जब इमिशन स्पेक्ट्रम होता है तो कॉन्टिन्यूअस ना होकर के वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि उसमें कुछ लाइंस मिलती है, कुछ मिसिंग भी होती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन बातों को दोनों को एक्सप्लेन किया था बोहर ने। बोहर ने एक्सप्लेन किया था। तो बोर्स मॉडल क्या होता है? बोर्स मॉडल, तो एग्जैक्टली बोर्स ने कोई स्पेशल मॉडल नहीं प्रपोज किया था। बोर्स ने सिर्फ ये बताया था, 2 मॉडिफिकेशन दिए थे रदरफोर्ड के मॉडल पे कि भाई ऐसा ऐसा चेंजेस कर लो। तो बोर्ड ने पहला पॉइंट जो बताया तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस चारों ओर हर पॉसिबल ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो सिर्फ ऐसी ऑर्बिट घूमता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, आप गौर देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एटम एटॉमिक नंबर Z है, तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज जो होगा Ze हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है, और ये इसके चारों ओर r रेडियस के पाथ में, nth ऑर्बिट है कोई तो nth रेडियस के rn रेडियस के पाथ में vn स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। vn स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvn/rn इक्वल टू nh/2π। तो इन्होंने ये बताया था बोर ने कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको इन्होंने पहले बता दिया। अब इसके बताने से ये दोनों प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो गए? इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, ये ऑर्बिट कंजर्वेटिव ऑर्बिट कहलाते हैं। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लॉ नहीं लगेगा और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंजर्व करेगा रहेगी तो कंफर्म है कि वो उसका ऑर्बिटल रेडियस कम नहीं हो, एनर्जी रेडिएट ही नहीं करना है उसको कंजर्वेटिव ऑर्बिट में, तो स्टेबिलिटी अपने आप सिक्योर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ऐसे सिक्योर हो गया। दूसरा बोला कि जब हर ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता तो हर एक एनर्जी कैसे इमिट कर देगा? तो ऑब्वियस बात है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस ना होकर एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये दोनों बातें बोस ने एक ही कॉन्सेप्ट पर
बता दी थी। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बोर्ड ने बता दिया MVN Rn इज इक्वल टू NH/2 पाई। दूसरा पॉइंट जो आया, दूसरे पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो आप गौर से देख सकते हैं इसको जो सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है mv²/r, mvn²/rn², mvn²/rn सेंट्रिपेटल फोर्स, इनके बीच लगने वाले न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं nth ऑर्बिट में रेडियस और nth ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए nth ऑर्बिट में रेडियस और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा है। किसी एक से कोई एक वैल्यू निकालेंगे Vn की, दूसरे में डाल देंगे। ये देखिए Vn वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास रेडियस आ जाते हैं। मैंने कहा मैं शॉर्ट रिव्यू ले आऊं तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। रेडियस आ गई n²/z h²ε0/πm⁴। ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, z जिस भी एटम की आप बात कर रहे हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा, h प्लैंक कांस्टेंट है, ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, m पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉनिक मास है और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे n और s z दोनों को 1 कर दूं तो ये हाइड्रोजन एटम की बात हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए R1 आ जाएगा ये। तो R1 फर्स्ट एटम की रेडियस, इसको R0 भी कहते हैं, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, Z1 हो जाएगी। और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो यहां से अगर एक पॉइंट में कह दूं तो Vn nth ऑर्बिट में रेडियस जो है, तो यहां से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, रेडियस इज nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। अगर फॉर गिवन एटम, अगर आपके पास गिवन एटम है तो z भी फिक्स हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंट एटम है तो n²/z का यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, जब आपके पास रेडियस इन nth ऑर्बिट मिल जाएगी तो उस रेडियस को किसी भी फॉर्मूले ऊपर रख देंगे तो आपके पास वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आ जाएगा। ये Vn आ चुका है, Vn वैल्यू है z/n, तो यहां से पता चल रहा है V प्रोपोर्शनल टू z/n। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट गिवन एटम के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे और दूर, न्यूक्लियस से जितना दूर ऑर्बिट होगा, जितना अवे होगा ऑर्बिट, उतना दूर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि न्यूक्लियस से पास के जो ऑर्बिट होते हैं वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। न्यूक्लियस से दूर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है ना, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये भी एक कांस्टेंट टर्म होगा और ये कांस्टेंट टर्म लगभग स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 टाइम्स होता है, इसको V0 कह सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगाएंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आई है m⁴/8 h²ε0², इसी को ही 3 नए कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर लिख सकते हैं। R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। कीप इन माइंड R रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट नहीं होता, सॉरी गैस कांस्टेंट नहीं होता। कई बार बच्चे इसको देख करके गैस कांस्टेंट समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम R का मतलब गैस कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं। तो R यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट है। और ये गॉस देखें, ये आप एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो Z और N तो नंबर है, तो ये जो पूरा टर्म मिलेगा इसकी एनर्जी तो क्या होगी, ये यूनिट ऑफ एनर्जी बनेगा। तो RSC भी एनर्जी की यूनिट है। अगर सबकी वैल्यूज रखी जाए, जूल में आंसर आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा Z²/n² RSC की जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको ये बात समझ में आएगा कि RSC का मल्टीप्लाई जो है वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर देखा तो RSC अपने आप में एनर्जी की यूनिट बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी। ये nth है, काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट है Kl। आगे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में तो पोटेंशियल एनर्जी का Q1 Q2/R का फॉर्मूला यूज करेंगे, K Q1 Q2/R का यूज करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/4πε0 Q1 Q2/R। nth ऑर्बिट जो रेडियस है उसका यूज कर लिया। यहाँ कुछ गलत हो गया था, इससे मैंने इस टर्म को हटा दिया, इस टर्म को मत देखिए। ठीक है, बाकी सॉल्व करके आप पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस देखें तो अगर आप छोटा सा मैंने जूम इन कर दिया तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है।
ये पॉजिटिव साइन का, ये नेगेटिव साइन का, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि आप देख पा रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दिया जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बट एक माइनस साइन के साथ आएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, राइट, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर में काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। ऐसे दो जगह यूज किया जा सकता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए, और दूसरा केस होता है ग्रेविटेशन में किसी प्लेनेट या सैटेलाइट की एनर्जी के लिए, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने शायद यहाँ के लिखा होगा, यस। तो काइनेटिक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इस ये वैल्यू पूरी जो थी वो अपॉन जब 8 हुआ करता था, ऊपर मैंने दिखाया, ये देखिए, ये जब 8 है तो ये वैल्यू RSC थी, अब यहाँ 4 है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू 2RSC हो जाएगी, देखिए 2RSC। अब RSC की वैल्यू जो थी 13.6 और इसकी वैल्यू 27.2, 13.6 का डबल हो जाएगी। टोटल एनर्जी इन अर्थ ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल ऐड कर दिया, तो जो टोटल एनर्जी आई है ये न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई है, देख चेक कर लीजिए, ऊपर यही आया था, नीचे 8 था, ठीक है। तो किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड हो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव इन नेचर हो, तो उस केस में ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी जो हो नेगेटिव होगी, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर टोटल एनर्जी 10 यूनिट है तो काइनेटिक एनर्जी अगर 10 यूनिट है, अगर मैं यहाँ 10 कह दूं तो ये वैल्यू -10 होगी, और ये वैल्यू आपके पास इतनी हो जाएगी U/2, ये -10 हो जाएंगे। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं, तो काइनेटिक को अगर मैं 10 लिखूं तो मॉड ऑफ पोटेंशियल बाई 2 हो जाएगी, तो मॉड ऑफ पोटेंशियल आपके पास 20 आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास -20 होगी, नेगेटिव होगी। तो जो भी काइनेटिक की वैल्यू से उनका डबल कर दीजिए तो पोटेंशियल के इक्विवेलेंट आप आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ डायरेक्टली इक्वल कर दिया तो इक्वल है, क्योंकि हाफ है तो U की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं डबल मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वहां दिखा दिया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी भी 100 होगी, बट माइनस में होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस में होगी, और 200 होगी। काइनेटिक यहाँ प्लस होती है, टोटल और पोटेंशियल दोनों ही माइनस होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल एनर्जी फॉर्मूला ये आ चुका है, -Z²/n²RSC। अब मैं आप बताऊं, ये फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है। हाइड्रोजन एटम जिसमें कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस है, Z1 होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैंने कहा 3Li7 लिथियम, 3Li7, तो आप गौर देखेंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम को अगर 2 बार आयनाइज कर दें Li++, ठीक है, तो डबली आयनाइज लिथियम एटम जो ये हाइड्रोजन लाइक कहलाएगा। इट इज नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक। अंतर ये होगा कि हाइड्रोजन लाइक का इसका Z3 होगा, और हाइड्रोजन का Z जो होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का Z1 होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको डबल 2 टाइम्स आयनाइज कर दें, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन उसका Z1 होगा, ठीक है। 3Li7 हो गया। 2He4, हीलियम बात करें तो He को, हीलियम को एक बार आयनाइज कर दें, 1 टाइम्स आयनाइज हीलियम एटम, तो इसका Z2 होगा, ये लीजिए। तो ये भी हाइड्रोजन लाइक कहलाएगा, हाइड्रोजन लाइक, ये हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। तो हाइड्रोजन लाइक में सिंगल 1 टाइम्स आयनाइज हीलियम एटम या 2 टाइम्स आयनाइज लिथियम एटम हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा। हाइड्रोजन अपने आप में हाइड्रोजन एटम होता ही है। एनर्जी का फॉर्मूला ये आ चुका है, -13.6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.6/Zn², Z हो जाएगा 1, ठीक है, राइट। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम की बात करिए तो मैंने Z1 लिया, देखो ऊपर लिखा हुआ Z1, ये देखिए Z1 लिया हुआ है। तो मैंने ये आपके पास रीजन दिखाया है, इन्फिनिटी वाले को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। अब गौर देखें, ये N=1 लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जनरल है हाइड्रोजन के लिए, ग्राउंड स्टेट है, राइट। फिर N=2 कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N=3 कहा जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, N=4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी। फर्स्ट में एनर्जी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है En =
13 माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो जो मैंने 1 ले लिया है। अब n को 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 13.6, 4 2 का स्क्वायर 4 का डिवाइड करें तो माइनस 3.4, 3 का स्क्वायर 9 का डिवाइड करें तो माइनस 1.15, 4 का स्क्वायर करें। ऐसे मैंने कई ऑर्बिट तक एनर्जी निकाल ली कैलकुलेट करके, राइट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम में हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे हो, तो वो जिस भी एक्साइटेड स्टेट पे होगा तो वहां से जंप करेगा, उस एक्साइटेड स्टेट से जंप करेगा और फाइनली अगर वो 1 पे आ रहा है तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं लाइमन। देखिए 2 से 1 आ जाए, 3 से 1 आ जाए, 4 से 1 आ जाए तो ये लाइमन सीरीज होती है। तो कहीं से भी जाए लाइमन सीरीज कहलाती है और ये यूवी रीजन में पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ती है। इनकी फर्स्ट लाइन का नाम एल अल्फा, सेकेंड लाइन के नाम को एल बीटा, थर्ड लाइन को एल गामा और फोर्थ को एल डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी और हायर स्टेट पे हो कहीं से भी जंप करे, लेकिन अगर वो सेकेंड n=2 पर आकर रुकता है, n=2 पर, तो 3 से 2 आ जाए, 4 से 2 आ जाए एंड सो ऑन, तो इस लाइन सीरीज को बोला जाता है बामर सीरीज। और बामर सीरीज में पहली लाइन को एच अल्फा, दूसरे को एच बीटा, तीसरे को एच गामा एंड सो ऑन कहा जाता है। और ये जो रीजन है ये एक विजिबल रीजन में पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अगर 3 पे उसका लास्ट स्टॉप हो रहा है तो पार्शियल सीरीज हो जाएगी, 4 पे अगर लास्ट स्टॉप हो रहा है तो ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी, 5 पे हो रहा है तो प्रोफुंड सीरीज हो जाएगी। और ये तीनों ही सीरीज जो आप देख पा रहे हैं इंफ्रारेड रीजन में आती है। किसमें आती है? पार्शियल ब्रैकेट फंड, ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लाइन दिखाना मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ है 2 से 1, 3 से 2 जो भी है, इनके जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का जो गैप होगा उस गैप का डिफरेंस निकाल करके हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, डेल्टा ई, जो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस होगा ई आई डिफरेंस ई एफ। ई आई होगा, जनरल फॉर्मूला ये लगा दिया, जनरल फॉर्मूला ये लगा दिया, इनको सॉल्व कर दिया। यहां से लेमडा का फॉर्मूला आ चुका है, जेड की वैल्यू लगाएंगे, जेड स्क्वायर आर 1/nf² माइनस 1/ni²। आप गॉस देखेंगे लाइमन में फाइनल तो 1 ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। इनिशियल 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बामर में फाइनल 2 होना है, इनिशियल कुछ भी हो सकता है। पार्शियल में फाइनल 3 होना है, इनिशियल कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि लाइमन के फर्स्ट, बामर के फर्स्ट लाइन और लाइमन बामर इन सबके फर्स्ट और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालिए, ठीक है। तो चलिए, वैसे वेवलेंथ निकालने की फॉर्मूला है बट मैं इसकी सलाह नहीं देता हूं, मैं कभी इससे नहीं निकालता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप के बराबर जो फोटोन निकलेगा उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा सॉरी लेमडा 12375 अपॉन लेमडा अपॉन डेल्टा ई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उस गैप पर आप एनर्जी रखें, लेमडा सीधे एंगस्ट्रॉम मिले। अगर आपको पता हो, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये फॉर्मूला बताया है फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में। तो मैं जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं इस गैप में, अगर मैं दिखाऊं कि अगर मुझे ये गैप चाहिए, ये एनर्जी गैप चाहिए, ठीक है, तो एल अल्फा की बात करना, तो एल अल्फा यहां से यहां आया है, इसकी एनर्जी यहां पर है -3.4, ये -13.6। मैंने ऑलरेडी यहाँ इसका एक गैप लिख रखा है, ये गैप होगा, और इन दोनों का गैप भी मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस गैप की बात करूं तो ये गैप इतना आ चुका है 10.2 eV। तो एल अल्फा सीधे मैं निकाल सकता हूं 12375, वो जो फॉर्मूला लिखा है, अपॉन डेल्टा ये 10.2 रख दूंगा, मुझे एल अल्फा लाइन की वेवलेंथ मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं कर सकता हूं। तो गॉस देखिएगा, एल अल्फा लाइन मैंने यहां निकाला है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये देखिए लिखा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लेमडा आपके पास आ जाएगा 12375 डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आंसर एंगस्ट्रॉम में। तो ये लगभग इसको रखने पर 1213 एंगस्ट्रॉम आ जाता है आंसर, ठीक है। और लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट लाइन कहां से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी, सबसे बड़ी लाइन होगी। तो इन्फिनिटी में एनर्जी 0 होती है, मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, ये देखिए इन्फिनिटी में एनर्जी 0 वो दिख रही है, दिस वन, और यहां पर आना है 13.6, इनका डिफरेंस होगा 13.6 से। तो अब मैं यहां पर लास्ट लाइन के लिए 12375 अपॉन 13.6 करूंगा, लगभग 910 आएगा। आप देख पा रहे हैं ये यूवी रीजन का वेवलेंथ रेंज होती है, सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बामर के फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की बात करूं तो बामर के बारे में देख लीजिए। बामर की फर्स्ट लाइन का मतलब है ये एच अल्फा,
और ये विजिबल रीजन में आते हैं तो एच अल्फा यानी कि 3 से 2 तक आने में 3 की एनर्जी -1.15 है, 2 की एनर्जी -3.4 है, तो 3 से 2 तक आने में अगर देखें तो ये गैप मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो 1.89 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए मैंने 1.89 डिवाइड किया, ये 6548 जो लगभग विजिबल रीजन में पड़ता है। लास्ट लाइन की बात करेंगे तो भी आप देख पा रहे हैं लास्ट लाइन को 3.4 पर आना है और इन्फिनिटी से आना है, वहां एनर्जी 0 होती तो गैप 3.4 ही आ जाएगा और मैंने ये गैप 3.4 यहाँ पुट कर दिया तो लगभग 3640 एंगस्ट्रॉम, तो ये विजिबल रीजन को वेरीफाई कर देता है। आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर उसी एनर्जी को न्यूमेरिकली हम वोल्ट में लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म पे लिखें तो उसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट पे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम में उसकी एनर्जी जो होती है माइनस की 13.6 होती है। आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, उसकी फाइनल एनर्जी 0 करना चाह रहे हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 देंगे तभी तो 0 बनेगा जाके एनर्जी नेट। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट पर 13.6 eV होगी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी 13.6 वोल्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, अगर यहां पर देखें, अब मैं आपसे कह लूं कि ग्राउंड स्टेट पे एटम है इतना है, मुझे उसको सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर आपको इसको मैं पेन चेंज करूं, अगर आप इसको यहां से यहां ऐसे ले जाना चाहते हो, ऐसे ले जाना चाहते हो यहाँ पे, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 eV। तो यही एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी, ई हो जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप कहां तक एक्साइट करना चाहते हो। ग्राउंड से फर्स्ट तक करना चाहिए तो एनर्जी देनी है, ग्राउंड से थर्ड तक करना चाहो तो इतना गैप और जोड़ दो, ये 1.89 वाला पूरा ले लो, ग्राउंड से फोर्थ तक करना इनका गैप ले लो, तो वो जो गैप आया वही एक्साइटेशन एनर्जी है। और वही इसी सेम एनर्जी को अगर वोल्ट की है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट में लिख दो तो वो एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था थोड़ा सा रफ आइडिया अबाउट द एटम, उसके बारे में एनर्जीज। बहुत से अच्छे फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से घूम फिर के क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं इसका एक लास्ट पार्ट देखते हैं, एंड दैट इज द एक्सरे। एक्सरे देखना है, जस्ट अ मिनट। स्टार्ट करते हैं एक्सरे। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, एक्सरे में बहुत कुछ थ्योरी जैसी चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या क्या होती है। अभी आप पॉइंट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ranging from wavelength 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो रेंज जो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करता है, उसी को हम एक्सरे कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। द बम्बार्डिंग ऑफ एक्सरे आर नॉट शार्प, ये देखिएगा, सॉरी, द बाउंड्रीज ऑफ एक्सरेज आर नॉट शार्प, द शॉर्टर वेवलेंथ एंड्स overlap the gamma x-ray and the longer wavelength overlap with the ultraviolet ray। यानी कि ये यूवी और गामा रेस के बीच का एक रेंज होता है, देखिएगा। ठीक है, यूवी से थोड़ा सा डेंजरस होगा, गामा से थोड़ा लेस डेंजरस होगा, इनके बीच का एक रेंज है। थर्ड पॉइंट, एक्सरे विथ लॉन्गर वेवलेंथ क्लोज टू द 100 एंगस्ट्रॉम एंड द नोन एज द सॉफ्ट एक्सरे। जिनकी रेंज ज्यादा होती है उनको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं, वेवलेंथ रेंज। ठीक है, मोर वेवलेंथ स्टैंड फॉर द लेसर एनर्जी, सॉफ्ट एक्सरे। एंड विद द शॉर्टर वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम की जो क्लोज होती है उनको हार्ड एक्सरे कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे। डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन हाईली penetrating radiation of unknown nature is produced when the fast moving electrons strike a target of high atomic number and high melting point. These radiation were given a name X-ray. ध्यान दीजिएगा, highly penetrating radiation of unknown nature is produced when fast moving electrons strike a target of high atomic number and high melting point. अब यहाँ स्टार बना हुआ है, हाई मेटॉलिक नंबर क्यों,
एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, हाई एटॉमिक नंबर क्यों है और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, ये दोनों के बारे में अभी आगे इसी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ये एक्सरे प्रोडक्शन का एक डायग्राम मैंने बना रखा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए ये आपके सामने एक ट्यूब दी हुई है, दिस वन इज वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब में लास्ट में कुछ पाइप लगे हुए हैं जिसमें कोल्ड वाटर इन करेगा और आउट कर जाएगा। इसके एक एंड पे फिलामेंट लगाया, उसे बैटरी वगैरह करंट फ्लो करने का प्रोसेस दे दिया गया, और दूसरे एंड पे पानी के पहले मैंने एक आपके पास ब्लॉक बनाया, बड़ा सा ब्लॉक बनाया। ब्लॉक हमारा टारगेट है कॉपर ब्लॉक है, हमारा टारगेट है टंगस्टन, सॉरी हमारा टारगेट है यहाँ पे कॉपर का ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे टारगेट है हमारा टंगस्टन, यस टंगस्टन टारगेट है हमारा, राइट। ये देखो लिखा हुआ है टंगस्टन टारगेट ब्लैक कलर का, कॉपर का ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक में टंगस्टन को होल्ड कर दिया गया है, राइट। अब ऊपर से एक ग्लास का मिरर का कवर लगा दिया है, उसमें विंडो की गई है जिससे कि एक्सरे बाहर निकल है, और यहाँ पे फिलामेंट और इसका ब्लॉक का इंटरनल कनेक्शन इस पॉइंट से उनके बीच में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया गया जो कि 40 किलोवोल्ट टू 150 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है, राइट। और यहाँ पे कूल वाटर सप्लाई की गई है। इन सब का क्या यूज है, क्यों कूल वाटर सप्लाई की गई, इसीलिए इस ट्यूब का नाम पड़ता है कूलिश ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने लिखा भी होगा वर्किंग में। इन द गिवन वन एंड ऑफ द वैक्यूम, ये सारी वर्किंग है, छोड़ दीजिए। कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इन द गिवन फिगर वन एंड ऑफ द वैक्यूम ग्लास इज फिटेड विद द फिलामेंट is fitted the from which electron are emitted during the thermionic emission for which the filament is collected throughout the battery। यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है, थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इनको हाईली एनर्जेटिक किया जाएगा जैसे कि टकरा बहुत एनर्जी लेकर के इस टारगेट से टकराए, और सिर्फ टक्कर होते ही इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। और इनको एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो 40 केवी दिया गया, तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ टकराएंगे मिनिमम होगा तो, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। फिलामेंट से निकलने इलेक्ट्रॉनों का नंबर कैसे बढ़ेगा, जब फिलामेंट करंट को हम बढ़ा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, शॉर्ट पॉइंट नोट है। Other end of the tube is fitted with the tungsten target in copper block. The emitted electron are associated by high potential difference applied by step-up transformer connecting between filament and the target. As a result, the collision of high energetic electron with the target X-ray photon produce. As a result, ये देखिएगा, of highly energetic electron with target X-ray photon produce. कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी, एक्सरे में दो चीजें डिफाइंड होती है, एक एनर्जी एक इंटेंसिटी। तो पहला टर्म है इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग डिटरमाइंड बाय द ग्रेटर द फिलामेंट करंट लीड टू द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा क्यों टकराएंगे, जितने ज्यादा करंट होगी, तो फाइनली जितनी ज्यादा करंट उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे। तो मैंने वही रिजल्ट लिख दिया है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन द फिलामेंट करंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, अब उनकी एनर्जी कितनी है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है किसी भी फोटोन की, वो किसी भी रेडिएशन की, वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द ट्रांसफार्मर बिटवीन फिलामेंट एंड द टारगेट डिटरमाइन द एनर्जी एंड हेंस द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एंड द हेंस द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे, वही एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर डिफाइन करेगा। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया कि पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीट के बच्चों चाहे जेईई के, दोनों लोगों को याद करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीड ऑफ कूलिंग डिवाइस एंड वाटर। इसकी क्या जरूरत पड़ी, जो कूलिंग डिवाइस लगाया है, वाटर लगाया। ओनली अबाउट 1% ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द एक्सरे। जब इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर टारगेट से टकराता है तो उस एनर्जी में सिर्फ 1% एनर्जी एक्सरे में बदलती है, बाकी 98 to 99% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप
कूलिंग डिवाइस पीछे नहीं लगाएंगे, कूल वाटर सप्लाई नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, ये आप अगर कूल वाटर सप्लाई नहीं लगाया तो ये तुरंत टारगेट मेल्ट कर जाएगा। तो मैंने आपसे ऊपर ही एक पॉइंट बनाया था, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों बनाया था आप समझ गए होंगे कि इसकी 99% एनर्जी को इसको बियर करना है, बर्दाश्त करना है एनर्जी से, तो मेल्ट कर जाएगा, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब क्यों हाई एटॉमिक नंबर है, इसके बारे में अभी और आगे बताऊंगा, ठीक है, राइट। Converted to X-ray and the remaining 99% is converted to the heat. Therefore, cooling device is essential with the X-ray tube. तो X-ray ट्यूब के साथ एक कूलिंग डिवाइस बहुत एसेंशियल हो जाती है, नहीं तो फिर वो मेल्ट कर जाएगा, यानी डिवाइस हमारी बहुत लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाएगी। सो वी टेक टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने ऊपर की स्टार बनाया, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी स्टार बना दिया, मैंने कहा उस स्टार का मीन्स यहाँ पे बताया है। देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। एक्सरे की भी दो डिफरेंट कैटेगरी होती है। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन विद द टारगेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द एक्सरे फोटोन। अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो टकराते हैं, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन में कोलिजन में पढ़ा, टकराए, एनर्जी का लॉस हो गया, तो टकराने पर जो एनर्जी का लॉस है वो डायरेक्टली अगर फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टाइप से जनरेट हुए फोटोन जो होते हैं उनको कॉन्टिन्यूअस एक्सरे फोटोन कहा जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन फिलामेंट एंड द टारगेट। और ये जो एक्सरे फोटोन है टारगेट और फिलामेंट के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, राइट। द कॉन्टिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस एट द सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस वी वेरी इन वेवलेंथ बट नन हैज द वेवलेंथ शॉर्टर देन द सर्टेन वैल्यू लैम्डा मिनिमम। हो सकता है कोई फोटोन अपनी 98% लॉस करके 1% एनर्जी चेंज कर रहा हो अपने एक्सरे फोटोन में, कोई इलेक्ट्रॉन 99.9% एनर्जी लॉस कर रहा हो, तो लेकिन मैक्स टू मैक्स जो होगा वो हम यही मानेंगे उसकी पूरी एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, किसी पर्टिकुलर की पूरी एनर्जी ही कन्वर्ट हो गई है फोटोन पे, तो उसी मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक लैम्डा मिनिमम दे सकते हैं। यानी पूरे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे फोटोन में इससे छोटा लैम्डा कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि इससे बड़ी एनर्जी कोई दूसरी नहीं हो सकती, और वो एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कमिंग फोटोन फ्रॉम द फिलामेंट, कमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम फॉर्मूला ये हो जाएगा 12375/V वोल्ट में, और ये V है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से हमने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, ये V वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन। ध्यान देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, व्हेन अ बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट कोलाइड विद द टारगेट एटम हैज सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, देन द वैकेंसी क्रिएटेड इन द सेल इज फिल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल ड्रॉप इनटू द दिस ट्रांजिशन अकम्पनीड द एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे फिलामेंट से, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन टकराए, एक कोलिजन हुआ टारगेट के साथ। अगर उनकी एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन डायरेक्टली एनर्जी में एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट होंगे, तो उनको मैंने पहली कैटेगरी नाम दिया था कॉन्टिन्यूअस एक्सरे फोटोन। लेकिन अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये टारगेट एटम जो कि हमारा टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो टारगेट एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर ये एनर्जी दे देंगे, किसी पर्टिकुलर सेल के K, L, M, N किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी दें, तो सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी एक्साइट होकर निकल आएगी, तो एनर्जी लेवल एक्साइट होकर निकल आया। अब वहां वैकेंसी क्रिएट हुई, तो उसके हाई एनर्जी लेवल वाला कोई इलेक्ट्रॉन उसमें दूसरा जंप करेगा, तो इनर द एटम के अंदर ही कुछ ट्रांजिशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो मान लेते के सेल में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई, तो वहां पे एन से भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, एन से भी जंप कर सकता है, उससे हायर से भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ढेर सारे पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इनर हायर एनर्जी से लो एनर्जी जाएगा, तो उस समय भी फोटॉन्स को इमिट करेगा, और वो इमिट हुए फोटॉन को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन कहा जाएगा। आप देख सकते हैं, These are the property of the target metal used, यानी कि ये डिपेंड करता है टारगेट मेटल पे, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन आएंगे उनमें आखिर उसी जो टारगेट एटम था,
टारगेट मटेरियल था उसके एटम के एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, उसने टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब उसके अंदर हायर से लोअर जंपिंग चल रही है, तो किसी एक हायर से लोअर के बीच का जो भी गैप है उस पर्टिकुलर टारगेट एटम के लिए, वही हमें एज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन मिलेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट मेटल यूज्ड। मोर एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम गिव्स अस द मोर वैरायटी ऑफ एक्सरे, यानी कि मोर वेवलेंथ। ये एक दूसरा स्टार मैंने बनाया था, उसका मतलब भी बता दिया है, यानी जितना ज्यादा हम एटॉमिक नंबर लेंगे तो मोर वैरायटी ऑफ एक्सरे मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगे, और हम अपने मेडिकल साइंस में डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी और वेवलेंथ के एक्सरे फोटोन जरूरी होते हैं। तो मैंने एक दूसरा यहाँ पे बताया था ना, यहाँ कहीं पॉइंट लिखा होगा डायग्राम के ऊपर था, ये देखिएगा हाई एटॉमिक नंबर, यहाँ पे कहीं लिखा होगा हाई एटॉमिक नंबर, दिस वन। क्यों हाई एटॉमिक नंबर लिया, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि 99% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, आपको पता चल गया। हाई एटॉमिक नंबर क्यों लेंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन में यूज होना है, राइट। मोर वैरायटी ऑफ एक्सरे फोटोन मिलेगा, मोर वेवलेंथ मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है मोजले लॉ एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक्सरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और आईटीज में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड होगा, अगर एक्सरे से आता है क्वेश्चन तो। मोजले क्या है, लॉ क्या था, मोजले लॉ को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एज वी नो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। मैंने आपसे बताया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है। हाइड्रोजन में तो न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक देखें तो 2He4 को, हीलियम को एक बार आयनाइज कर दिया He+, लिथियम को 2,3Li7 होता है, तो लिथियम को 2 बार आयनाइज कर दिया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 निकालिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 निकाल दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम बनेगा, इस फॉर्मूले से दी जाती है। बट इन एक्सरे ट्यूब टारगेट एटम इज नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम। एक्सरे ट्यूब में जो हमारा टारगेट एटम था वो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं था, सो is not the hydrogen like atom, so above given formula is not valid for calculation of energy, hence Moseley law suggested the screening effect, hence Moseley suggested the screening effect। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारे लिए लागू ही नहीं होता जो हमारे एक्सरे में टारगेट था, क्यों, वो तो ना तो हाइड्रोजन एटम था और ना ही हाइड्रोजन लाइक एटम था, तो इन्होंने स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया, इन्होंने बस इस फॉर्मूले को देखो ऐसे बदल दिया है। अब जरा ध्यान देखना ये फॉर्मूला इन्होंने ऐसा क्यों बदला, यहां से करके इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, बस z की जगह z इफेक्टिव स्क्वायर लगाया, क्या लगाया, z इफेक्टिव स्क्वायर लगा दिया। अब आप कहेंगे z इफेक्टिव क्यों लगाया है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस दिखाई इन्होंने, और उन्होंने बताया कि z इफेक्टिव क्यों जरूरी होता है। चलिए आते हैं स्क्रीनिंग में, गौर से देखिएगा, इन्होंने कोई भी एक ऑर्डिनरी टारगेट एटम ले रखा है, दिस इज नॉट द हाइड्रोजन एंड नॉट हाइड्रोजन लाइक, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम एक ऑर्डिनरी एटम है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक में न्यूक्लियस चारों सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब मान लो ये इसके पास कुछ इसके सेल थे इस एटम पे, ये K सेल था, ये L था, सेकंड M था और ये N था, ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, और भी ऑर्बिट होंगे, राइट। अब मान लेते हैं बाहर से कोई ये फिलामेंट की ओर से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये आकर के अपनी पूरी एनर्जी इसको दे देता है, तो कंफर्म इतनी एनर्जी लेके वो कोई तो निकल ही जाएगा एटम छोड़ के बाहर, ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन से फ्री, क्योंकि 40 केवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही एनर्जी, निकल जाएगा, मिनिमम इतनी मिलेगी, ये रिमूव हो गया, बाहर चला गया। अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, इस वैकेंसी को भरने कौन आएगा, कहीं ना कहीं ऊपर से लोग आएंगे, इस वैकेंसी को भरेंगे, ठीक है। हाँ, K पे वैकेंसी क्रिएट हो, L M N कहीं से भी जंपिंग हो सकती है, लेकिन अगर ये वैकेंसी K पे ना होकर के L पे हुई होती, यहां पर इस पे इसने इसको एनर्जी दी होती, तो K वाला सिर्फ जंप नहीं करता उसमें, तो K की L की वैकेंसी को MN से भरा जाएगा, ओके।
अगर m पे वैकेंसी होती है तो n उससे हायर वाले से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो जो एनर्जी गैप के बराबर फोटोन इमिट करते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन बनते हैं। ठीक है, राइट। तो हाइड्रोजन एटम में बात करें तो हाइड्रोजन एटम बना हुआ है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इन एनी ऑर्बिट, बहुत ध्यान देंगे डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक, मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा जैसे कि आपको डायग्राम से समझा सकूं। हाइड्रोजन क्या होता है, इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन फील नेट अट्रैक्शन ड्यू टू चार्ज Zd ऑफ न्यूक्लियस ओनली, सो द फॉर्मूला बिकम्स Z² अपॉन n² into RSC। तो ये सिर्फ इससे अट्रैक्शन फील करेगा और कोई इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। बट यहां देखिए, बट इन दिस एटम एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन फ्रॉम Zd, हर इलेक्ट्रॉन Zd से तो अट्रैक्शन फील करेगा, एंड ऑल्सो रिपल्सन फ्रॉम सम इलेक्ट्रॉन लाइज इनसाइड द गॉसियन रीजन। तो कुछ और भी होगा जो गॉसियन रीजन के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन होने से रिपल्सन भी फील करेगा, तो नेट अट्रैक्शन Zd का नहीं रह पाएगा जो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक में होता था। जैसे मैं बताऊं, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं हाइड्रोजन लाइक भी नहीं था ये, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे दो थे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन Zd से तो अट्रैक्शन फील करेगा, और ये जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मैं इसका एक कलर बदल देता हूं, और ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है इससे ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ही फील करेगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आएगा फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस माइनस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो ये उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं फील कर पाएगा। ठीक है, राइट। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, स्क्रीनिंग कैसे की, तो जरा ध्यान देखिएगा। फॉर के सेल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो के सेल पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो Ze से तो अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, और E से ये दो इलेक्ट्रॉन की अपने इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन भी फील कर रहा होगा। तो नेट फोर्स ड्यू टू किसने, Zd अट्रैक्शन और E रिपल्सन, तो Zd माइनस E, हेंस द Z इफेक्टिव आपके पास जो आएगा Zd Z-1 इंटू E बाई E, डिवाइड कर दीजिए तो आपका Z इफेक्टिव एक इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा रिपल्सन फील कर रहा था तो Z की जगह Z-1 कर दीजिए, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा रिपल्सन फील देखें उनकी जगह Z-1 कर दीजिए। तो K सेल के लिए आपका Z इफेक्टिव Z-1 आ गया। अब L सेल की बात करें तो L सेल से इलेक्ट्रॉन कब जंप करेगा, L सेल से इलेक्ट्रॉन तब जंप करे जब कोई ना कोई वैकेंसी क्रिएट होगी। तो L सेल के जस्ट पहले मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो Zd तो रहा ही होगा और दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, लेकिन हम L सेल का कैलकुलेशन तभी करेंगे जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को मोटा पैसा मिल गया होगा, यानी कि एनर्जी मिल गई होगी और ये बाहर निकल गया होगा। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप ये रिमूव हो गया तो गौर देखिए इसके अंदर ये L सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करने जाएगा तो Zd इसको अट्रैक्ट कर रहा हो। देखिए अगर मैं यहाँ कहीं L सेल के इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो Ze से अट्रैक्शन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो बैठा ये रिपल करेगा E से, तो इसके लिए भी Ze माइनस E हो गया, तो Z-1 इंटू E, Z-1 इंटू E, तो इसका Z इफेक्टिव भी Z-1 ही आ जाएगा इंटू E बाई E, Z इफेक्टिव इसका Z-1 आ जाएगा। ठीक है, तो K सेल और L सेल दोनों के लिए Z इफेक्टिव Z-1 ही आ जाएंगे, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। ऐसे M सेल की बात करें तो M सेल की बात करें तो यहाँ पे कितने बैठे होंगे, 2 बैठे होंगे, और यहाँ पे कितने बैठे होंगे, 8 बैठे होंगे। 8 और 2 8 प्लस 2 10 में से एक चला जाएगा तो आप देखेंगे 9 होंगे, तो Ze माइनस 9 है, तो ये Z-9 टाइम्स ऑफ E, तो Z इफेक्टिव Z-9 आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और M सेल के Z इफेक्टिव Z-27 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है K और L सेल के Z इफेक्टिव सेम होते हैं Z-1। L सेल के पहले M सेल के पहले तक 10 इलेक्ट्रॉन होते, 10 में से एक कम कर दीजिए तो Z-9, और K L M N सेल की बात करें तो 28 होते हैं, 28 में से एक कम कर दिए Z-27, ये लिखा हुआ है, तो Z इफेक्टिव हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रम देखा, पूरा वही जो इमिशन स्पेक्ट्रम, बट इट इज नॉट हाइड्रोजन लाइक। ये N=1 ग्राउंड है, इसको K सेल है। कहीं अगर K सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी लेवल से आएगा, तो उस समय जो सीरीज बनती है उसको K सीरीज कहते हैं, और इसकी पहली लाइन को K अल्फा लाइन, दूसरी को K बीटा, तीसरी को K गामा कहते हैं। ठीक है, और अगर L में वैकेंसी क्रिएट होती है
और कहीं भी ऊपर से आता है तो उसको एल सीरीज कहते हैं, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा लाइन होती है, जैसे एम सीरीज है, जैसे एन सीरीज है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे मिल जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन। के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। एज पर स्पेक्ट्रम एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन इज द एनर्जी बिटवीन E2 एंड E1। गौर देखें, के अल्फा लाइन देखिए E2 और E1 के बीच की एनर्जी है, तो हम यूज करते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा एच न्यू लिख देंगे, न्यू ऑफ के अल्फा लाइन। E2 से E1 आ रहा है तो E2 का स्क्वायर हो गया माइनस E1 स्क्वायर। ध्यान दें यहां दोनों के लिए L और M दोनों के Z -1 ही था, तो हमने Z-1 लिख दिया है, राइट। RSC कॉमन हो गया, 3/4 RSC इंटू Z-1 का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ Z अल्फा लाइन, इसको रूट ओवर न्यू ऑफ के अल्फा ले ले, तो रूट ओवर 3/4 RC इंटू Z-1। इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन टू द Z, यानी कि मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर के साथ ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ B को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है, और यहाँ पे Z अल्फा मतलब के अल्फा लाइन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ए की वैल्यू सॉल्व करें तो एक कांस्टेंट आएगी, और ए स्क्वायर देखें तो ये हर्ट्स में आ जाएगा, हर्ट्स का की पावर 1/2 आएगी, क्योंकि नहीं, ए की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी ये रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, पावर 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप गौर देखें y mx - c जैसा ग्राफ होगा, तो आप यहाँ ध्यान देखें तो रूट और न्यू का z के साथ ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये y mx - c जैसा ग्राफ होगा। इसको मैं ग्राफ को पीछे बनाऊं तो कहीं ना कहीं पीछे इंटरसेक्ट करेगा जाकर के। अब ये इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा लाइन का वेवलेंथ के साथ कुछ रिलेशन था के अल्फा के बीटा, तो ये रिलेशन फॉर्मूला है, डायरेक्टली याद रखना है, और इसी के साथ आपका एक्सरे पार्ट भी खत्म हो जाता है। बहुत चीजें मैंने इससे बताई हैं, एक्सरे से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और एटॉमिक मॉडल जो है उसमें भी nth ऑर्बिट की एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सारी चीजों से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको चीजें समझ में आए होंगे। एक शॉर्ट रिव्यू ले रहा हूँ, बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको टॉपिक को रिकॉल करा सकूं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कल मैं मीन्स अगला एक अपना चैप्टर जो है लास्ट रेडियो एक्टिविटी को लेकर आऊंगा, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे आपका मॉडर्न फेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, हार्ड वर्किंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड रहे, आप मिलते रहे, ठीक है, और कमेंट करके बताते रहे आपको क्या क्या दिक्कत है।